गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट के वीडियो में हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनका आंसर दिया था और कई इनका आंसर नहीं दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके जो क्वेश्चन मिलता है उसका आप आंसर सोल्व करके कमेंट्स करें। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले जलीय H2SO4 की मोलता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 10 ग्राम है वो तो विलय पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, बाकी 90 ग्राम जो है वो विलय की मात्रा हो जाती है। तो ये टोटल आपका 100 है। 10% मतलब विलय की मात्रा 10 ग्राम, बाकी शेष विलय की मात्रा है। विलय यहाँ H2SO4 होगा और विलायक यहाँ पे जल है, क्योंकि आपने जलीय विलयन तैयार किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने यहाँ H2SO4 विलय की मात्रा या विलय का दिया गया द्रव्यमान। विलय का दिया गया द्रव्यमान को छोड़ते हैं W से, और विलय पदार्थ है तो विलय पदार्थ के लिए हम भी लिखेंगे और WB का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 ग्राम। इसके बाद में जल की मात्रा या जल का दिया गया द्रव्यमान, तो यहाँ देखें ये भी दिया गया द्रव्यमान है, इसको भी W से। जल विलायक है तो यहाँ विलायक के लिए ये संख्या मिलेंगे, तो बाकी शेष 90 ग्राम यहाँ जल की मात्रा हो जाएगी। यहाँ देखें H2SO4 का निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान को m के द्वारा, H2SO4 विलय है Nb का मान, तो यहाँ H2SO4 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 2 से गुणा करेंगे, प्लस सल्फर का क्रमांक 16, लेकिन इसका द्रव्यमान 32, प्लस ऑक्सीजन का भी क्रमांक आपका वही 16, द्रव्यमान यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का क्रमांक 8 और द्रव्यमान होता है 16 × 4, तो 2 + 32 + 64 98 ग्राम मोल इनवर्स। हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। तो यहाँ मोलरता जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के द्वारा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा WB अपॉन NB, WA इन ग्राम इनटू यहाँ पे 1000। जितनी भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ स्मॉल m बराबर हो जाएगा WB का मान 10 ग्राम अपॉन MB का मान 98, WA का मान यहाँ पे 90 और इनटू यहाँ पे 1000। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर लगभग मान आ जाएगा 1.13 मोल kg इनवर्स। मोल kg इनवर्स को हम स्मॉल m के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है 1.13 स्मॉल m। इस प्रकार से हम यहाँ मोलता ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट एक हमारी रह गई है विलयन की सांद्रता, और वो है नंबर 7 पढ़ लेते हैं। मोल अंश या मोल भिन्न। तो मोल अंश या मोल भिन्न क्या होता है? मोल अंश या मोल भिन्न ध्यान सुने आप। किसी विलयन में उपस्थित
किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मान लीजिए किसी विलयन में दो अवयव है, अवयव ए और अवयव बी। तो मान लीजिए कि दो कंपोनेंट्स या अवयव है, अवयव ए और अवयव बी। माना कि अवयव ए के मोलों की संख्या n a है और अवयव बी के मोलों की संख्या माना कि n b है। n यहाँ मोलों की संख्या है। तो यहाँ ये जो अवयव ए का जो मोल अंश होगा, तो यहाँ अवयव ए का मोल अंश को मोल भिन्न भी कह सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं x के द्वारा। अवयव ए का मोल अंश है तो x ए, जिसका भी मोल अंश ज्ञात करना होता है उसके मोलों की संख्या n a अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो दोनों अवयवों की मोलों की संख्या रहेगी n a प्लस n b। इसी प्रकार से हम दूसरे अवयव का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अवयव b का मोल अंश, तो अवयव b का मोल अंश जिसका x b, जिसका मोल अंश ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या n b अपॉन कुल मोलों की संख्या n a प्लस n b। इस प्रकार से हम मोल अंश को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मोल अंश का मात्रक क्या होता है। तो मोल अंश का फॉर्मूला देखिए, ऊपर भी मोलों की संख्या और नीचे भी मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जो मोल अंश है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी कारण से मोल अंश मात्रकहीन राशि है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ताप का प्रभाव देख लीजिए। ताप का प्रभाव, तो यदि किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाए, मोलों की संख्या वैसे होता है दिया गया द्रव्यमान बटा हुआ मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है, इसीलिए ताप यदि विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो ये जो मोल अंश है वो अपरिवर्तित या अप्रभावित रहता है। तो यहाँ ये जो मोल अंश है वो ताप बढ़ाने पर अप्रभावित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। हमें ध्यान रखना है कि किसी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल सदैव 1 होता है। तो जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल सदैव इकाई या 1 होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए हम x a और x b का मान हम यहाँ से रख सकते हैं। x a का मान n a अपॉन n a प्लस n b प्लस x b का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं n b अपॉन n a प्लस n b। जब आप इनको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर यहाँ पे मान कितना जाएगा 1। इस प्रकार से ये जो आपका किसी भी अवयव में या किसी भी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का मोल अंश का योगफल सदैव 1 होता है। तो आपने 7 यहाँ विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी हैं। इनमें से कौन कौन सी इकाइयाँ आपसे अप्रभावित है। तो एक हो गया आपका मोल अंश। मोल अंश के अलावा द्रव्यमान प्रतिशत के अलावा ppm के अलावा मोलरता। ये जो 4 विलयन की सांद्रता की इकाइयां हैं
ये चारों इकाइयाँ ताप से अप्रभावित रहती हैं। बच्चे आपकी 3 इकाइयाँ कौन कौन सी? आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोलरता। ये 3 ऐसी इकाइयां हैं, यदि विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो ये जो इकाइयां हैं उनमें कमी आती है। कल पढ़ेंगे अपन हेनरी का नियम। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको उसका PDF भेज दूंगा। धन्यवाद।